आपकी डिलीट नहीं होती। जो आपके पास ये टीम्स वाली है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ये अवेलेबल सिर्फ इतने दिन के लिए। डाउनलोड की एक्सपायरी आ रही है ना इसके अंदर, यहाँ पर, कि अगर आपने डाउनलोड करके अपने पास रखनी है, स्ट्रीम पे होगा तो फायदा ये है कि आपको एक्सक्यूज मी मैम, जी, एक का एक्सक्यूज जवाब तो मी पूरा मैम। देना है। मैं जवाब दे दूं अगर आपकी इजाजत है, पिछले सवाल का कंप्लीट। जी जी मैम। जी मैम। ये आपके पास आप देख रहे हैं 19 डेज की एक्सपायरी है, कि अगर कोई डाउनलोड अपने पास करके रखना चाहता है तो ये 19 डेज के अंदर आपने यहाँ चैट से, लेकिन ये फिर मुश्किल हो जाएगा कि ये साइज बड़ा है फाइल्स का, तो स्ट्रीम पे पड़ी हुई होंगी तो आप फिर भले जब चाहे देखें, वो फिर आपको डाउनलोड करके रखने की जरूरत नहीं है। क्या पूछ रहे हैं? मैम एक्चुअली मेरी टीम जो है हैंग हो रही है, तो इस वजह से मुझे मीटिंग बार बार ज्वाइन करनी पड़ रही है, तो प्लीज आप माइंड मत करिएगा। ये कौन बात कर रहा है? मैम 06। अच्छा, यस नहीं मैम। आप जी मैम। आप वो तो नहीं हो ना, आप ही हो जिसने कहा है कि मैं अपलोड करूंगा स्ट्रीम्स के ऊपर? नो 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 मैम, आई एम नॉट देयर। 0 I am 60 60 और 06, अच्छा ठीक है, ओके। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये स्ट्रीम्स वाला जो इशू है और ये फॉर्म्स वाला जो कंटिन्यूसली इशू आ रहा था, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। बाकी अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। सो वी वर एट द रिवीजन साइड from the digital electronics, some concepts we were revising, right? So we were at the concept of number system, through which we discuss some bases के base 16 में क्या होता है, base 2 में क्या होता है, decimal की क्यों जरूरत होती है, etc. उसके बाद जो एवोल्यूशन है वो कोड्स की है। तो हम इस पॉइंट के ऊपर थे कि बीसीडी जो कोड्स हैं वो कहाँ यूज हो रहे होते हैं। इसकी हमने एक एग्जांपल की थी कि जो आपके पास स्विचेस होते हैं, बीसीडी स्विचेस, उसके अंदर अगर आप उसको जो है वो कनेक्ट करें तो उसमें 4 पिन्स होते हैं। उन पिन्स के ऊपर 4 बिट का बाइनरी पैटर्न आ रहा होता है, मतलब आपको सामने जो है वो नज़र इसी तरीके से आता है कि वो प्रेस करते हैं तो वो नंबर चेंज होता चला जाता है। आपने काफ़ी सारी डिवाइसेस में ये देखा होगा। तो वो रोलिंग बेसिस के ऊपर वो नंबर जो है वो चेंज हो रहा होता है। आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं कि ये देखने में कैसे लगते हैं। तो लेकिन उसका जो आउटपुट है उसमें जैसे आईसीस के 4 पिन्स, आईसीस में पिन्स लगे हुए होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से इन स्विचेस के अंदर जो आउटपुट है वो 4 पिन्स के ऊपर जनरेट होता है। और उन 4 पिन्स का मतलब ये है कि उसमें 4 बिट का बाइनरी पैटर्न आ रहा होता है। लेकिन ये जो बीसीडी कोड्स हैं वो कहाँ तक जा रहे होते हैं, 0 से 9 जो है वो इसके अंदर वैलिड कोड्स होते हैं। तो अगर आपने 3 7 को कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब है 3 का बाइनरी पैटर्न, ये हमने कल किया था कि ये 3 का बाइनरी पैटर्न हो गया, ये 7 का बाइनरी पैटर्न हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर 7 के बजाय लेट्स से कि आपके पास ए होता, तो ए आपके पास वैलिड बीसीडी नंबर नहीं है, उसको फिर आपको बाईपास करना पड़ता कि उसमें आप 6 सेट करते। तो बीसीडी वैलिड बनाने के लिए आपको अगर इनमें से कोई आ जाए ए से लेकर एफ तक, उसमें आप 6 सेट करते हैं टू मेक अ नंबर अ वैलिड बीसीडी नंबर। इसकी हमने यूटिलाइजेशन डिस्कस की कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इसके स्विचेस होते हैं जो कि डिजिटली डेटा कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फिर आपके पास ये आस्की कोड्स भी आपने इससे पहले डिस्कस किए हुए या पढ़े हुए। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट के कोड होते हैं या 8 बिट के कोड होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, मतलब इसको आप इन बाइनरी पैटर्न की मदद से आप अल्फाबेट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर 7 बिट का कोड है तो 8 बिट की क्यों जरूरत पड़ी? और अगर 7 बिट का कोड हो अगर, तो उससे हम कितने करेक्टर्स या कितने नंबर्स या कितने अल्फाबेट्स, कितने सिंबल्स कह लें, सिंबल्स जनरल हो जाएगा, तो कितने सिंबल्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बाइनरी पैटर्न है जो कि 7 बिट का है, इसका मतलब है उसकी रेंज क्या होगी? 2 हेक्साडेसिमल करें। 2 raised to 7 2 raised to 7। अब 2 raised to 7, हाँ, ये भी आपके टिप्स पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 पावर 7 इज इक्वल टू व्हाट एग्जैक्ट नंबर।
1 to 8 128 128, राइट। तो आपके पास 2 की पावर 7 जो है वो 128 के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, अगर 7 बिट का कोड है तो फिर हम 8 बिट की तरफ क्यों गए? क्योंकि अच्छा 8 बिट 2⁸ इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 256 256। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर इसकी जो रेंज है, इसका मतलब है कि इस 2⁷7 से आप 128 सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा देते हैं तो उसका मतलब है कि जो रेंज है या नंबर ऑफ सिंबल्स है वो भी इंक्रीज हो जाता है, कि इसके थ्रू आपने आप ज्यादा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्यादा सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके पास नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, आप कीबोर्ड के ऊपर देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स जो आपको नजर आ रहे होते हैं, जैसे एम्परसेंड का साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, @ का साइन है या हैश का साइन है, एंड सो ऑन। ये सारे प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जो इस तरह की आपकी F1 की की हो गई, F2, F5 ये कीज हो गई, या जो है वो आपके पास प्रिंट स्क्रीन का बटन हो गया या एस्केप का बटन हो गया, इनकी जो नोटेशन है, क्योंकि जब आप कीबोर्ड प्रेस कर रहे हैं तो कैसे पता चल रहा है कि क्या काम करना है? लेट्स से कि आप प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस कर रहे हैं, तो वो कैसे डिटेक्ट करे कि आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाए? तो इस हर की कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन अगर आप जिस वक्त वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं और आप प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे तो वो टाइप हुआ हुआ आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ऑल्दो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि जैसे रिमोट कंट्रोल की मिसाल थी कि उसका जो भी आप बटन प्रेस करते हैं उसका कोई कोड होता है, तो सिमिलरली जो कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि प्रिंटेबल नहीं है लेकिन उनका कोड है। मतलब हमें नीड थी कि इस तरह के कैरेक्टर्स जो कि प्रिंटेबल नहीं है लेकिन उनको हम उनकी रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड या उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डिटेक्ट करके परफॉर्म हो सके। एक तो ये रीजन। दूसरा ये कि बहुत सारे जो ये हो गए कंट्रोल कैरेक्टर्स, इनको हम कहते हैं कि ये कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं। आपने अगर ASCII टेबल देखा हो तो उसके अंदर भी लिखा हुआ होता है कंट्रोल कैरेक्टर्स, तो CTRL करके लिखा हुआ होता है, या इवन हमारे पास की भी मौजूद होती है कीबोर्ड के ऊपर, कंट्रोल की, तो उसके साथ लिखा हुआ होता है कि ये आपको कंट्रोल की के साथ उसके बटन के साथ ये वाले फंक्शन जो हैं या ये बटन जो हैं वो प्रेस करने हैं, उनका भी कॉम्बिनेशन होता है, तो उसका भी कोई ना कोई कोड होता है। तो यानी हमारे पास रेंज जो है वो ज्यादा की जरूरत है इतने सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, या इतने सारे फंक्शंस को, या इतनी सारी कीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्लस ग्राफिकल कैरेक्टर। अब ग्राफिकल कैरेक्टर का मतलब, जैसे अब आप हम जिस एज में हैं तो हम चैटिंग कर रहे होते हैं या मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो उसमें हम मोस्टली जब तक कोई स्माइली हम नहीं लगा देते हमारा तो खाना हजम नहीं होता। कि बात करनी है तो स्माइली होना है, मुंह चढ़ाता हुआ होना है, कुछ भी आप जिस तरह की सिचुएशन है उस तरह का आपने कैरेक्टर, ग्राफिकल कैरेक्टर जो है वो डालने होते हैं। तो ये ग्राफिकल कैरेक्टर जो है वो कैसे आ रहे होते हैं? आपने नोट किया है कि अगर लेट्स से मैं वर्ड के अंदर ही लेट्स से कुछ टाइप करूं, अब मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, लेट मी जूम इट। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम आपने कहा कि हम BCD में अगर हमें 10 को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसमें 6 ऐड करेंगे। मैम अगर 9 से आगे जाएंगे तो 6 ऐड क्यों करेंगे? इसलिए कि वैलिड BCD जो नंबर्स हैं वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अब आप अगर काउंटिंग करें, ये हमने कल जो एक मैंने आपको दिखाया था ये हेक्साडेसिमल वाले पैटर्न्स, इसमें अगर आप काउंटिंग करें A से लेकर F तक, ये कितने नंबर्स हैं? A हो गया पहला, B हो गया दूसरा, C हो गया तीसरा, D हो गया चौथा, E हो गया पांचवा, और F कौन सा है? 6 नंबर है। तो इन कैरेक्टर्स को जो कि BCD के अंदर वैलिड नहीं है, इनको बाईपास करने के लिए, क्योंकि ये 6 नंबर है, तो इसमें अगर आप कोई भी, अगर जो भी आपका नंबर है इनमें से कोई आता है, इसमें अगर आप 6 प्लस करेंगे तो ये वाले कैरेक्टर्स जो है वो बाईपास हो जाएंगे, इसलिए उसमें 6 को ऐड करते हैं टू मेक अ नंबर अ वैलिड BCD नंबर। गॉट इट? 6 ऐड करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमारा 15 हो रहा है, तो उसको BCD में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर आपका 15, अगर आपका 15 लिखा हुआ है ना,
तो 15 का मतलब वो 15 नहीं है, क्योंकि हर डिजिट जो है वो 4 बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होगा, और वो बाइनरी आपके पास 0 से लेकर 9 के बाइनरी इक्विवेलेंट की कन्वर्जन हो सकती है। मतलब ये आपके पास इसका मतलब है कि ये नंबर है, और 5 का मतलब है कि ये नंबर है। लेकिन अगर आपने 1A लिखा, दिस इज नॉट अ वैलिड बीसीडी नंबर। फॉर दिस यू हैव टू ऐड 6 in it in order to make it a valid BCD number. Now you got my point? Yes, ma'am. Clear. Okay. So मैं आपको ये बता रही थी कि करेक्टर्स में अब मैं कीबोर्ड से जो प्रेस कर रही हूँ वो मैं मैंने ये कॉलन प्रेस किया है, और उसके बाद मैं स्मॉल पैरेंथेसिस क्लोजिंग ब्रैकेट यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्लोजिंग ब्रैकेट रही हूँ, लेकिन ये स्माइली बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि these two characters are representing a graphical character। तो ये कोड है ना इसका, कि कॉम्बिनेशन से इसका कोड बन रहा है। तो आस्की कैरेक्टर इसका कुछ ना कुछ था, इसको जैसे ही वो कैरेक्टर पैटर्न मिला तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली आप डिफरेंट जो ग्राफिकल सिंबल्स हैं उनको बना सकते हैं, वो कोड की मदद से हो रहा है। तो ये जो आस्की कैरेक्टर्स हैं आपके पास, या इवन जो है वो एक्सटेंडेड आस्की है, ये लार्जर सिंबल्स या लार्जर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपके पास एक्सटेंडेड आस्की को हम कहते हैं एब्सिडिक कोड। ये आपके पास 8 बिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है कि इसमें नंबर्स भी होंगे, इसके अंदर अल्फाबेट्स भी होंगे, और ये IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर से शुरू हुआ, या डिफरेंट यानी इस तरह से आपके पास एवोल्यूशन हुई थी कंप्यूटर की, या जो आपका नंबर सिस्टम से आप आगे चले, क्योंकि नंबर सिस्टम में जैसे बेस 16 है वो सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर्स की मैनिपुलेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन, इससे बड़ी चीज करवानी है, तो फिर आप उसमें डिफरेंट कोड्स यूज कर रहे होते हैं। ग्रे कोड है, आपने ग्रे कोड भी पढ़ा होगा। ग्रे कोड के अंदर क्या होता है मैम? सिंगल बिट। मैम ये रिफ्लेक्ट मैम सिंगल बिट चेंज होता है मैम एक बिट। इसमें आपके पास 0 1, उसके बाद जो है वो 2 और 3 जो है वो एक साथ नहीं आ सकते। ये आपके पास 2 बिट्स एक साथ चेंज नहीं होंगी, सिर्फ 1 बिट होती है। लेकिन ये हमें डेफिनेशन पता है ग्रे कोड की, लेकिन ये करते क्यों है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मैम केमेप में भी यूज होता है। तो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन, लॉन्ग एक्सप्रेशन होती है, वहाँ पे हम कोडिंग करते हैं केमेप में। एक्सेस और वाई एक्सेस पर अगर हमारा 16 कॉलम है तो वहाँ पे भी यूज करते हैं। ABCD जो होते हैं, एक्स एक्सेस पे ABCD और C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पे हम ग्रे कोडिंग करते हैं। जैसे हम लूप लगा आपको एक तो लेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, एक टर्म होती है शेफ्ट कह लें या शाफ्ट कह लें, प्रोनाउंसिएशन। इनकोडर्स होते हैं, इनकोडर्स आपको पता है एक कोड से दूसरे कोड के अंदर जैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप कोई मशीन यूज कर रहे हैं जिसको कि आपने रोटेट करवाना है, तो एक एक बिट की वेरिएशन आएगी। आपने स्टेपर मोटर देखी है? यस मैम। जो स्टेप्स के अंदर रोटेट कर रही होती है। तो इस तरह की चीज हमें चाहिए जिसके अंदर हमें कोई हमने शेफ्ट या कोई डंडा उसके ऊपर जैसे लगाया हुआ है और उसको हमें रोटेट करवाना है, तो हमें स्मूथ मूवमेंट चाहिए, स्मूथ सर्कुलर रोटेशन चाहिए। तो अगर आपके पास बिट्स जो हैं वो इस तरह से वेरी हो रही हैं तो वो जर्की मूवमेंट हो सकती है। तो हम एक एक बिट की सिर्फ वेरिएशन चाहते हैं, तो वहां पर हम ग्रे कोड को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई इसकी यूटिलाइजेशन के कोड्स आपने सारे पढ़े हुए हैं, बट कौन कौन सा कोड कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा होता है, क्यों यूज हो रहा होता है, जस्ट टू गिव यू द इनसाइट। फिर आपने पढ़ा एक्सेस फ्री कोड, ये भी आपने पढ़ा होगा। एक्सेस फ्री कोड को एक्सेस फ्री कोड ही क्यों कहते हैं कि जो आपके पास नेचुरल बीसीडी नंबर्स हैं, यानी नेचुरल बीसीडी नंबर होने का मतलब कि आपके पास जो रेंज है वो क्या है, 0 से लेकर 9 तक की रेंज है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सेस फ्री कोड बनाना है तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसके अंदर आप 3 को ऐड करते हैं। 3 को ऐड करने का मतलब दिस इज इक्वल टू 3। जब भी इस कोड का जो नाम है वो एक्सेस 3 कोड है, यानी 3 इजाफी, तो आप 3 को ऐड करते हैं तो ये आपके पास एक्सेस 3 कोड बनता है। और इसमें आप ये डिजिटल सिस्टम्स के अंदर यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने में इसका एक और रिलेशन है, वो फिर हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सब्ट्रैक्शन वाली इंस्ट्रक्शन के ऊपर आएंगे, या
नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे तब मैं इस पॉइंट को दोबारा फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि ये 1 1 ही क्यों, सब्ट्रैक्शन से इसका क्या ताल्लुक है। वैसे किसी को पता है जैसे अगर कोई हमें नेगेटिव नंबर बनाना होता है तो उसके लिए हम बाइनरी से कैसे कन्वर्ट करते हैं? कोई नंबर अगर नेगेटिव बनाना होता है तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर एलएसबी पे हम राइट साइड पे उस पे 1 ऐड करते हैं। और डायरेक्ट मेथड पता है? डायरेक्ट नहीं करता। लेट्स से कि मेरा जो नंबर है ये मैम? है, लेट्स से 4 है, ठीक है। 4 का मतलब आपके पास जो बाइनरी पैटर्न है वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा? के इक्वल होगा, यस मैम। ठीक है। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है? -4 का इक्वलेंट बाइनरी पैटर्न। मैम आप तो साइन बिट वाली बात कर रही हैं? मैम साइन बिट। साइन बिट 0 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और 1 नेगेटिव को। No, I am not talking about the most significant bit. Most significant bit की आप बात कर रहे हैं कि अगर most significant bit जो है वो 0 होती है तो इसका मतलब है कि नंबर पॉजिटिव है, और अगर जो है वो 1 होगी तो इसका मतलब है कि वो नंबर नेगेटिव है। That's true, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर वो नंबर मुझे बनाना नेगेटिव है तो ये पूरा का पूरा कुछ कन्वर्ट होगा तब जाके उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे बनाएगी ना, जिससे हमें इंडिकेशन पता चलेगी कि हाँ ये नंबर नेगेटिव हो गया है। हाउ डू यू फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ नंबर? एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम जो आपने ये 4 लिखा है, ये आपने 4 वेरिएबल्स में लिखा है या 8 वेरिएबल्स में? वेरिएबल्स या बिट्स? मैम बिट्स जो आपने इनिशियली 4 जीरोस लिखे हैं, हाँ, उसके तो क्योंकि मैम ये मेरा कितने? नंबर जो 4 है ये जो नंबर है मेरा ये 4 के इक्विवेलेंट है ना। कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि आप अगर डिपेंड करता है कि आप कितने बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई वांट तो टू मैम कन्वर्ट दिस डेसिमल 8 बिट में, इनटू एन रिप्रेजेंटेशन। यस, ये मैम मैंने 8 बिट में लिखा है आपने। एग्जैक्टली। हम यहाँ पे जितने भी जीरो बैंड करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड के ऊपर तो उससे कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका 4 इस डिजिट के ऊपर आ रहा है। अगर मुझे 4 बिट की रिप्रेजेंटेशन करनी होती तो सिर्फ मैं 0100 लिखती, लेकिन मुझे 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। गॉट इट? यस मैम। अच्छा, अब मुझे बताएं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। आप लोग किस तरह से करते हैं कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब कि सारी जो बिट्स हैं वो इन्वर्ट हो गई। Yes, ma'am. Once complement and then we add 1 to the least significant bit. ये तो आपका हो गया कन्वेंशनल मेथड जो कि आप यूज करते आए हैं। अब इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 0 0 1 0 0। ये देखें सही, यस मैम। यस मैम, ठीक है। आप सही इस है तरह मैम। से करते, आप इस तरीके से करते आए तो ये आपके पास नेगेटिव -4 का जो है ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकला। अच्छा, एक इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है, ये मैं जरा Yes, ma'am. टॉपिक वो से, भी होता है मैम. हाँ वो कैसे Yes, फाइंड ma'am. आउट करते हैं? I know. मैम कैसे हम कर? पहले जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है ना उससे माइनस मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में वो नंबर एक्टिव करते जाते हैं जो मतलब कि हम चाहते हैं कि पूरा हमें आंसर मिल जाए। लाइक 128 अगर हम 8 बिट यूज करें तो -128 हम लिखेंगे, बाकी वो नंबर हम एक्टिव करते जाएंगे जिससे हमें हमारा -4 ही बच जाए बाकी जाके। तो मैं ये मेथड भी करता हूँ। एक्टिव का मतलब है कि मैम वहाँ पे 1 पुट करेंगे जहाँ पे मतलब कि वैल्यूज करीब आते जाएं। लाइक 128 है तो फिर पहले हम 120 के बाद 64 की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर 28 की जगह पे, इस तरह। अच्छा, जो मैं शॉर्टकट बता रही हूँ उसमें ये है कि आप
जो आपके पास राइट मोस्ट डिजिट हो गया या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गई, आप इससे जो है वो देखना शुरू करते हैं। ठीक है, यानी जो आपकी डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन क्या बनेगी, इसमें एरो होता था, वो कहाँ चला गया? चलें, मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ इसको। यानी आप इस तरीके से देखना शुरू करेंगे इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से जब आप इसको देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो है वो आप इसमें देखेंगे कि पहला 1 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी मेरी डायरेक्शन ये हो गई टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसमें पहला 1 कहाँ पे आ रहा है, इस पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, तो आप जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाता आप नंबर्स जो है वो सेम रखते हैं। इसीलिए आप देखें यहाँ पर मैंने ये 0 0 और 1 यहाँ तक मैंने क्या रखा, जब तक मुझे पहला 1 नहीं मिल जाता मैंने डिजिट्स का पैटर्न वही रखा। ये 0 0 1 था तो मैंने इसको जब तक के पहला 1 नहीं मिल जाता मैंने यही रखा। ठीक है, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट बिट पैटर्न है जो भी है, अगर वो 0 है तो वो 1 हो जाएगा, अगर वो 1 है तो वो 0 हो जाएगा। तो अब आप ये देखें ये सारे के सारे जो 0 थे ये सारे के सारे, यानी इनको आपने कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो 1 कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो ये सारे के सारे जो है वो क्या कन्वर्ट हो गए, ये सारे के सारे 1 हो गए। तो ये डायरेक्ट मेथड है कि जब तक आपको, और मैंने ये इसी तरीके से लिखा है, अब आप इसको वेरीफाई कर लें भले कि आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स से कि 5 है, उसमें आप 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके करें जो आप कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं, और इस मेथड से करेंगे जब तक आपको, आपने शुरू किया टुवर्ड्स द लेफ्ट, जब तक कि आपको पहला 1 नहीं मिल जाता, रिटेन द नंबर्स बिट पैटर्न्स, तब तक आप रिटेन करके रखें, और जैसे ही आपको 1 मिल चुका है उसके बाद जो सब्सिक्वेंट बिट पैटर्न्स हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट उनको आप इन्वर्ट कर दें, तो वो आपको 2s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अच्छा, ये आपने जी मैम जो जब तक हमें 1 नहीं मिलता तो वो 1 भी सेम ला के रखेंगे हाँ, जो ये हम देखिए ना, ये देखें यहाँ पर जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, विजिबल है सबको? क्योंकि कुछ लोग मोबाइल पर अटेंड कर रहे होते हैं तो शायद ये छोटा नजर आ रहा हो उनको। मैम अगर ऐसे हो यहाँ पे 1 है उसके बाद 0 है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो उसके बाद फिर से 1 आए, फिर क्या करें मैम? राइट से आपने किया, देखें पहला 0 था, इस पहले 0 को आपने 0 ही रखा। ठीक है, ये वाला, जी मैम। उसके बाद ये दूसरा 0 है, इसको भी आपने 0 ही रखा। ठीक है, अब ये आपको 1 मिला है, इसको आपने 1 ही रखा, मतलब पहले 1 तक आपको रिटेन करना है। जब भी मैंने इसको येलो से हाईलाइट किया है कि ये देखें ये दोनों चीजें सेम है, इसके बाद जो भी बिट पैटर्न आपका आ रहा है उसको आप इन्वर्ट करते हैं। मैम इसके बाद अगर जो आपने येलो पे खत्म हो रहा है उसके बाद 0 है, फिर हाँ अगर एक और 1 आ जाए आगे, जैसे जहाँ हाँ, पे आपने करा है तो इससे वो, थोड़ा आगे, हाँ तो तो वो फिर इन्वर्ट उसको हो क्या? जाएगा। अगर 1 होगा तो उसको हम 0 कर देंगे, 0 होगा तो उसको हम 1 कर देंगे, वो भी इन्वर्ट हो जाएगा? वो भी इन्वर्ट होगा। ये जितने भी मैंने ब्लू के अंदर हाईलाइट किए हैं इसमें अगर जो भी पैटर्न होगा उसको आपने इन्वर्ट करना है। यानी अगर मैम यहाँ 1 होता तो आप उसको फिर 0 कर देते। इस ब्लू पैटर्न में अगर कोई भी 1 आता है तो उसको भी इन्वर्ट करेंगे? हाँ, मतलब जनरली हो गया कि जो भी आपके पास बिट पैटर्न है इरिस्पेक्टिव को के वो 0 है या इरिस्पेक्टिव के वो 1 है, आपने उसको इन्वर्ट करना है। ठीक है, मैम 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे इसमें हम। अच्छा मैं एक और एग्जांपल करवाती हूँ। लेट्स से कि हमारे पास नंबर है 5। ठीक है, 5 का बाइनरी पैटर्न जल्दी से बताएं क्या होता है? 0 1 0 0 0 1 0 1 101 ठीक है, यस मैम, अब 0101। इसका मुझे, तो मैंने आपको मेथड सिखाया 2s कॉम्प्लीमेंट का, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें तो हमारे पास जो पहला 1 है, जब हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि हम किधर से शुरू कर रहे होते हैं, लेफ्ट से शुरू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ दिस सेल, ये हमारी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी,
ऐसे होगी। तो हमारा जो पहला वन है वो कहाँ पे आ गया, बिल्कुल ये शुरू शुरू में आ गया। तो हमने क्या चीज सीखी है इसमें कि जब तक कि हमें पहला वन नहीं मिल जाता वहां तक हमें पैटर्न सेम रखना है, ठीक है, वहां तक हमें जो पैटर्न है वो सेम रखना है। अब ये हमें जो पहला वन है वो यहाँ पर मिल गया, तो इसका मतलब है कि मैंने ये वैल्यू रखी 1 और इसके बाद वाले, यानी मैंने इसको येलो कर दिया ताकि आपको ये इससे आप रिजेंबल कर सकें। इसके बाद वाले जितने जितने भी बिट पैटर्न्स हैं उनको हम क्या करेंगे, इन सबको हम करेंगे इन्वर्ट, ठीक है। तो इन्वर्ट का मतलब ये हो गया, 0 के बजाय ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 था तो ये 1 था तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में और बाकी चारों 0 है तो ये क्या हो जाएंगे, 1 4 ones में, यस। ठीक है। अब इसको आप अपना जो कन्वेंशनल मेथड है भले आप उससे करके देख लें, आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये जैसे टिप हो जाती है कि इसमें आप देख लें कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि ये आपका नंबर जो है वो नेगेटिव हो गया। खैर इस पे जाने का पॉइंट ये था जो मैंने अभी साथ साथ ही एक्सप्लेन कर दिया कि जो नेगेटिव नंबर है उनमें आपको 1 जो है उसकी तादाद ज्यादा मिल रही होती है। आपने कैलकुलेटर के थ्रू कभी नेगेटिव नंबर फाइंड आउट किया है? नहीं मैं यस। बाइनरी हाँ बाइनरी में। नहीं मैं चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इसमें आपकी जो बेस है ना वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। आप कैलकुलेटर जो है उससे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन वगैरह कर सकते हैं। कैलकुलेटर विजिबल है सबको? यस मैम। अच्छा, अब इसमें मुझे कोई नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और नेगेटिव नंबर चाहिए, तो किसी ने यूज किया ये कैलकुलेटर के अंदर ऐसे? मैम कैलकुलेटर में नहीं नो मैम। नहीं किया। इसमें आप जाते हैं यहाँ से डिफरेंट मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड भी दिखाता है, साइंटिफिक भी दिखाता है और इसके अंदर ये प्रोग्रामर मोड भी दिखाता है। तो अगर आप यहाँ से प्रोग्रामर मोड के ऊपर जाएं तो आप देख रहे हैं कि ये आपको हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी जो भी आपको नंबर चाहिए उसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे चाहिए किसका इक्विवेलेंट, मुझे चाहिए 5 का बाइनरी पैटर्न चाहिए, या उसका जो ये देख रहे हैं आप 5 का बाइनरी पैटर्न आ रहा है 0101, लेकिन ये 4 बिट का पैटर्न आ रहा है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप देखें कि अगर मैं इसकी जो है ये क्यू वर्ड लिखा हुआ है, क्यू वर्ड का मतलब होता है क्वाड वर्ड। वर्ड के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं? 4 क्वाड का मतलब 4 होता है। नहीं, सारे गलत बता रहे हैं। 1 बाइट मैम। 1 बाइट, अगर 1 बाइट में वर्ड में 1 बाइट होती तो वर्ड का नाम देने की फिर जरूरत ही नहीं थी। 4 बाइट पता है आपने 4 क्यों बोला? आपने मुझे बताया क्वाड की वजह से आप 4 बोल रहे हैं। क्वाड को हटा के क्वाड वर्ड का तो मतलब हुआ कि 4 आपके पास वर्ड्स होंगे। मेरा क्वेश्चन है वर्ड के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं? 2। यस, तो वर्ड के अंदर होती है 2 बाइट्स, और अगर मैं क्वाड वर्ड बोलूं तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 into 4 टोटल 8 बाइट्स होंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करवाना चाहती हूँ। यहाँ से ये देखें डी में कन्वर्ट हो गया, ये इसका मतलब है ये डबल वर्ड है। अब मैं इस 5 की लेट्स से आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको कर दिया है, ये डबल वर्ड पे भी जा सकता है, वर्ड पे भी जा सकता है, बाइट पे भी जा सकता है। मैं बाइट की रिप्रेजेंटेशन चाह रही हूँ कि मुझे बाइनरी चाहिए इस 5 का इक्विवेलेंट, तो मैंने इसको, क्योंकि ये 0 0 आते हैं यहाँ पर इसलिए शो नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मैं आपको इम्पैक्ट दिखाती हूँ कि मैं इस 5 को नेगेटिव करती हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस माइनस का साइन है, आ रहा है नजर?
यस मैम। इसको मैंने प्रेस किया, अब आप देखें ये कैसे 1 1 आ गए। सी, इसको कंपेयर करें जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला है, इज इट द सेम नंबर? 4 1 है, उसके बाद 1 0 डबल 1 है, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन यूज द कैलकुलेटर एज वेल। अब मैं ये जो आपको दिखाना चाह रही थी, इसके अंदर 1 1 जो ज्यादा हमारे पास आ रहे होते हैं, अभी मैंने जो मोड सेलेक्ट किया हुआ है वो बाइट किया हुआ है। जब आप 5 ले रहे थे तो ये जीरोस आपको नजर नहीं आ रहे थे बिकॉज दे वर इनसिग्निफिकेंट, तो ये आपको यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मैं इसकी एक्सटेंडेड नोटेशन यूज करूंगी, बाइट से मैं इसको लार्जर यूनिट के ऊपर जाऊंगी, जैसे बाइट के बाद मैं वर्ड पे जाऊं या वर्ड पे जाऊं, तो अब आप देखिएगा ये 1 की तादाद बढ़ जाएगी। अब मैं चेंज कर रही हूँ, नोट कीजिएगा। ये आपने देखा क्वाड वर्ड के अंदर कितने संख्यान हो गए। और मैं अगर इसको डबल वर्ड पे लेकर आती हूँ, तो डबल वर्ड का मतलब जो है वो आपके पास 2 बाइट्स का हो गया। ये आपके पास यहाँ तक, ये आपके पास 1 बाइट हुई, ये आपके पास दूसरी बाइट हुई, यानी 1 वर्ड बना। उसके बाद फिर आपके पास जो है वो 2 बाइट्स होंगी, तो आपके पास ये जो है वो डबल वर्ड बनेगा। ये 1 1 बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ऐसे ही है जैसे मैं यहाँ पे जितने भी 0 बढ़ा दूं, लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में वो जीरो जाते हैं, जीरो सारे इन्वर्ट होके 1 हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने जो आपके हैंडी कैलकुलेटर जो हैं उन पे भी करके देखिएगा, जब भी आप कोई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या कोई प्रोग्रामिंग मोड के अंदर यूज करते हैं, तो आपको ये FFF वाली चीज या ये 1 1 वाली चीज नजर आती है। तो ये 1 1 वाली जो चीज है वो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका आंसर गलत हो गया। दिस इज द एक्सटेंडेड नोटेशन। जब आप बाइनरी के अंदर डील कर रहे होते हैं जीरोस से, तो वो आपको डिस्प्ले पर जीरोस को दिखा नहीं रहा होता, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर्स को डील करेंगे या 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन यूज करेंगे, तो ये उसी की रिप्रेजेंटेशन है इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर, इसलिए आपको ये सारे वंस नजर आ रहे होते हैं। ओके, बट दिस वाज जस्ट अ पीस ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज। जी मैम, वर्ड में 2 बाइट्स कैसे होते हैं? वर्ड में 2 बाइट्स, आपने ये यूनिट्स पढ़े होंगे ना शुरू में, जब आपने ये पढ़ा कि बिट का मतलब है सिंगल बिट, फिर बाइट का मतलब उसमें कितनी बिट्स होती हैं, निबल का मतलब उसमें कितनी बिट्स होती हैं। तो ये डिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन है कि वर्ड का मतलब है कि उसके अंदर 2 बाइट्स होती हैं, ये यूनिट है उसका। मैम ओके जी मैम, ये जो आपने कैलकुलेटर यूज किया, ये हमारे पास होगा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स है? हाँ, होता ये है उसमें। साइंटिफिक में कन्वर्जन होगी यही सेम? हाँ होती है। जब भी मैंने आपको बताया कि आप ये हैंडी वाला जो कैलकुलेटर है आपका, उसके अंदर आप ये करके देखिएगा, बल्कि मैं पूछूंगी कल की क्लास में ये। ठीक है, हम ट्राई ट्राई समझ नहीं आ रही। मैम प्लीज आस्किंग क्या वो दोबारा कह रहा है समझा दोबारा दीजिए कैलकुलेटर यूज करना। आप अपना क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में लिख दें, मुझे शोर की वजह से आपकी बात समझ में नहीं आई। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द कोड्स, कि ये हम दूसरी तरफ चले गए। लॉजिक गेट्स जो हैं ये आपके पढ़े हुए हैं। जी मैम, एक्सेस 3 कोड समझाइएगा एग्जांपल के थ्रू, वो नहीं पढ़ा था हमने। एक्सेस 3 कोड में खाली आपको कोई भी नंबर दिया जाता है ना, जैसे आपको लेट्स से नंबर दिया 5, तो उसका आपसे कहा जाए कि इसको आप कन्वर्ट करें एक्सेस 3 कोड में, तो आप सिंपली उसके अंदर ये 3 ऐड करेंगे, यानी 0011 ऐड करेंगे। 5 का इक्विवेलेंट आपको बाइनरी पता है, उसके अंदर आप 0011 ऐड करेंगे, जो सम आएगा वो कहलाएगा कि ये एक्सेस 3 कोड है, उसका इक्विवेलेंट एक्सेस 3 कोड है। मैम ये करते क्यों है पर? कोई एग्जांपल देना। ये आपके पास जहां पर हमें जैसे सब्ट्रैक्शन करनी होती है और 4 बिट ही बनाना है, तो वहां पर ये 3 की रिप्रेजेंटेशन के लिए कि हमें 3 इजाफी चाहिए। कुछ डिजिटल सिस्टम्स होते हैं जहां पर हमें इस तरह के, जैसे अब ग्रे कोड है, उसकी नीड है ना कि आपको 1 बिट, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। इसी तरीके से जिन सिस्टम्स के अंदर आपको नंबर्स 0 से 9 के अंदर चाहिए, लेकिन आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, तो वहां पर आप एक्सेस 3 कोड को यूज कर सकते हैं, जो कि 3, हालांकि 3 ऐड कर रहा है, लेकिन ये 1 1 ऐड करने का मतलब है कि बेसिकली वहां पर सब्ट्रैक्शन हो रही है। कुछ सिस्टम्स होते हैं इस तरह की
जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर हम इस तरह का भी कोड यूज करते हैं। मतलब 3 बिट सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। 3 बिट नहीं, एक्सेस 3 कोड बनता कैसे है, उसमें जो 3 का नंबर है ना ऐड करने वाला, तो ये क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में जो 1 1 आ रहा होता है, इसका मतलब है कि आप सब्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं या नेगेट करने की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आपको लेट्स से कि नंबर है जिसके अंदर आपसे कहा जा रहा है कि 1 के अंदर आपने -2 ऐड करना है, लेकिन -2 कर रहे हैं तो इसका मतलब एक नेगेटिव नंबर आप ऐड कर रहे हैं ना उसके अंदर। Okay, let me Yes, please continue the lecture because these are the topics which should have been covered in the previous semesters as well. लेकिन आप एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक जैसे नहीं जा रहे होते, तो बस मैंने इसलिए इनको थोड़ा सा टच किया है। गेट्स आपने पहले से पढ़े हुए होंगे, तो जैसे गेट्स में आप डिफरेंट ट्रुथ टेबल बना रहे होते हैं और उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं। अब इसमें से भी मैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूंगी, क्योंकि आपको ट्रुथ टेबल बहुत अच्छे तरीके से बनाने आते हैं, आपको गेट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से यूज करने आते हैं। लेट्स से कि आपके पास जो है वो नैंड गेट है जो कि एंड का इन्वर्ट होता है। एंड में आपके पास कहीं पे भी एक बिट 0 आ गई तो आपको 0 मिल रहा होता है, नैंड उसका इन्वर्टेड आउटपुट है, ठीक है। नैंड आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, नॉर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, एक्सक्लूसिव और भी आपने पढ़ा हुआ है। एक्सक्लूसिव और को आप किस तरह के डिसीजंस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डिसीजन मेकिंग चाहिए ना, तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस यूज करनी पड़ेंगी। इंस्ट्रक्शंस यूज करने का मतलब कि हम उसमें कोई ना कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन यूज कर रहे होंगे। अब लेट्स से कि मेरी जो प्रॉब्लम है, जो मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहती हूँ या कोई डिज़ाइन करना चाहती हूँ, उसमें मुझे ये डिटेक्ट करना है कि दो कोई इंस्टेंसेस हैं या दो कोई इवेंट्स हैं वो एक जैसे हैं या नहीं है, उनमें कोई मैचिंग है या वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो अगर मुझे ये काम करना है तो उसके लिए कौन सा गेट जो है वो सुटेबल रहेगा, कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो सुटेबल रहेगा, नैंड सुटेबल रहेगा या नॉर सुटेबल रहेगा या एक्सक्लूसिव और रहेगा। तो एक्सक्लूसिव और का आपने ट्रुथ टेबल तो पढ़ा है, राइट? उसमें आपने क्या Yes. पढ़ा है कि 0 आपने ऐसे पढ़ा कि भाई ठीक है 0 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है, 0 1 होता है तो 1 होता है, कोई भी एक अगर 1 होगा तो उसका जो आउटपुट है एक्सक्लूसिव और में वो आपको क्या मिल रहा होता है, 1 मिल रहा होता है, और जहां पर ये 1 1 है वो आपको 0 मिल रहा होते हैं। इसको इन लफ्जों में भी तो हम कह सकते हैं ना, और उसका एक्सप्रेशन भी आपको पता है कि ये एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई के इक्वलेंट आता है, जो कि आप इससे निकाल रहे होते हैं कि जहां जहां पे 1 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं x 0 है तो इसलिए आपने कहा x कॉम्प्लीमेंट, और इसके साथ आपने y कर दिया, एक आपको 1 यहाँ मिल रहा है, दूसरा आपको 1 यहाँ मिल रहा है, तो इसको आपने कहा x है लेकिन y कॉम्प्लीमेंट है, इनको आपने और कर दिया। बहरहाल मेरा पॉइंट ये था कि हम इसकी लॉजिक कैसे डेवलप कर सकते हैं कि हम कहाँ पे कौन सा गेट यूज करें या कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन यूज करें, उसके लिहाज से हम इंस्ट्रक्शन बनाएंगे। तो इसको आप यूज कर सकते हैं क्या चीज चेक करने के लिए कि दो कोई इवेंट्स हैं, वो अगर आपको 1 जो है वो जहां जहां पे मिल रहा है, इसका मतलब है इनइक्वालिटी है या इनके अंदर डिफरेंस है। तो जहां पे भी हमें इनइक्वालिटी को डिटेक्ट करना है या डिफरेंस को डिटेक्ट करना है, वहां पे हमारे पास मोस्ट सुटेबल लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो क्या होगा, एक्सक्लूसिव और होगा। और इसी का अगर हमें ऑपोजिट चाहिए, यानी अगर हमें इक्वालिटी को चेक करना है या कोइंसिडेंस को चेक करना है, तो फिर वहां पर क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों बिट पैटर्न्स मैच हो रहे हैं, ये वाली कंडीशन है और आपके पास ये वाली कंडीशन है, तो दोनों बिट पैटर्न्स मैच हो रहे हैं, तो फिर आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो एक्सक्लूसिव और नॉर जो है वो वहां पर सुटेबल है जहां पर आपको इक्वालिटी या कोइंसिडेंस चेक करना होता है। अच्छा, इसमें आपने अगर कोई आपको ट्रुथ टेबल दिया हुआ हो तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है कि इसका आप एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास y कितनी जगह पर 1 हो रहा है, 4 जगह पर 1 हो रहा है, 4 प्लेसेस पे, 4 प्लेसेस पर। इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा मैम? आपने A B किसमें पूछा, कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, नहीं या पीओएस में? लेकिन वो सिंप्लीफाई करके बनेगा ना। ये चले मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि ये मुझे सॉल्व करके आप
एक्सप्रेशन सेंड करेंगे? मैम बी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बी ए प्लस वो आएंगी, वो 4 टर्म्स आपके पास आएंगी, लेकिन उसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये आप मुझे सिंप्लीफाई करके और सेंड करेंगे। मैम एसओपी में करें या पीओएस में आपको? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स में। और मैम गेट्स भी बना के दें, तो फाइनल गेट्स बनेंगे। हाँ, गेट्स के साथ ही आप करेंगे ना, कि आप उसमें प्लस का साइन लगाएंगे प्रोडक्ट्स वाले के साथ। अच्छा, अब जैसे आपके पास ये टर्म्स हो गई जो हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होंगे माइक्रो कंट्रोलर की, क्योंकि मेमोरी लिमिटेड होती है तो हम मोस्टली सिर्फ और सिर्फ किलोबाइट और मेगाबाइट को ही यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि जो उसके अंदर रैम लगी हुई होती है, रोम लगी हुई होती है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेगाबाइट से मिलती है। बट आपके पास और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे कि गीगाबाइट है, टेराबाइट है, पेटाबाइट है, एक्साबाइट है, जीटाबाइट है, योटाबाइट है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हर 2 की पावर में 10 का इजाफा हो रहा है। अगर आपके पास केबी है तो वो आपके पास 2 की पावर 10 है, मेगाबाइट है तो इससे 10 ज़्यादा, यानी 2 की पावर 20 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट यूनिट हो गए। अच्छा, मैं किलोबाइट से कम पे जाऊं तो फिर मेरे पास क्या यूनिट होगा? बाइट होगा। बाइट से और माइक्रो नहीं, बिट होगा। बिट और बाइट के बीच में भी एक यूनिट होता है, उसका नाम क्या होता निबल है? मैम। निबल। निबल के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 4 मैम। 4 होती हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास जो है, अच्छा किलोबाइट से कम में मैंने आपको ये बताया ना, वर्ड हो गया 8 बिट्स इसके अंदर बाइट्स। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, एक निबल के अंदर 4 बिट्स होती हैं। बाइट से अगर आप आगे जाएं तो बाइट के बाद आपके पास वर्ड आता है, वर्ड से आगे डबल वर्ड आता है, फिर क्वाड वर्ड आता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से, यानी किलोबाइट से भी हमारे पास कम की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम वो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर रहे होते, बट वी डू हैव दोज रिप्रेजेंटेशंस अवेलेबल, राइट? Acha, this was the topic which originally I intended to cover in today's class, but again some revision took a lot of time. अच्छा, सेमीकंडक्टर जो मेमोरीज हैं, ये मैंने आपसे पूछा था इससे प्रीवियस क्लासेस में भी कि हमारे पास जो है वो ब्रॉड कैटेगरी के अंदर 2 मेमोरीज होती हैं। 2 मेमोरीज जो हैं उनके नाम क्या होते हैं? एक होती है रैम, एक होती है रोम, राइट? जो आपने बहुत दफा सुना हुआ है कि रैम होती है या रोम होती है। मुझे ये बताएं, रोम में और रैम के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मैम एक परमानेंट और रैम जो है मैम रैम टेम्पररी होती है, राइट? और जो रोम है वो रोम परमानेंटली स्टोर करती है। परमानेंट मैम स्टोर रोम करते हैं। रीड ओनली मेमोरी होती है, उसको हम एक ही बार मतलब लिखते हैं। ठीक है, ओके। हमारे पास ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर 2 काइंड्स होती हैं मेमोरी की। एक जो है वो रोम हो गई, और रोम जो है वो एब्रिविएशन है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रीड ओनली मेमोरी है और ये आपके पास जो है वो परमानेंट स्टोरेज मीडियम होता है। परमानेंट का मतलब कि इसके जो कंटेंट्स हैं वो ज़ाया नहीं होते, उड़ते नहीं हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। अगर आपके पास रैम के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो वैनिश हो जाते हैं या वो परमानेंट नहीं होते, वो टेम्पररी होते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं वॉलेटाइल कंटेंट्स, ठीक है। तो रोम को हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल और रैम को हम कहते हैं वॉलेटाइल। अब ये जो कंटेंट्स हैं, अगर आपने पावर बंद कर दी, कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट आफ्टर द पावर ऑफ, के पावर ऑफ होने के बाद भी वो उड़ते नहीं हैं। रोम की भी सेवरल सब काइंड्स होती हैं। अब रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी होने का मतलब कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस पर लिखा कैसे? अगर वो सिर्फ पढ़ी जा सकती है तो कुछ लिखा होगा तो ही पढ़ेंगे ना, तो वो जो लिखा होगा वो लिखेंगे कैसे? वो तो रीड ओनली है। एनी आंसर? मैम वो पहले मैम एक दफा ही हम उसको राइट कर सकते हैं। हाँ,
हम उसको सिर्फ एक दफा ही राइट कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ वो रीड ओनली मेमोरी बन जाती है, आप बार बार उसको राइट नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्जन को हम कहते हैं कि रोम की जो पहली काइंड है, और इसको हमने इसी चीज के लिहाज से कि आप उसको एक दफा राइट कर सकते हैं, तो ये एक दफा राइट करने वाली चीज कहलाती है वन टाइम प्रोग्रामेबल, और उसको हम एब्रीविएट करते हैं ओटीपी से। ठीक है, इस वन टाइम प्रोग्रामेबल को हम ओटीपी से एब्रीविएट करते हैं। अब क्योंकि आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, तो प्रोग्राम करने की वजह से उसके अंदर आ गया पी का अल्फाबेट, तो ये एब्रीविएशन जो है वो बन गई प्रॉम। तो अब अगर आपने उसको एक दफा राइट किया और फिर आप उसको बाद में नहीं कर सकते, तो ऐसा उसमें क्या हो जाता है जो आप दोबारा उसके ऊपर कोई राइट नहीं कर सकते और जो है वो आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं? ये इसलिए होता है कि प्रॉम जो होती है उसका अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो उसमें हर बिट की जगह एक फ्यूज होता है। फ्यूज का मतलब कि एक बारीक सा जैसे तार होता है। आपने फ्यूजेस देखे होंगे डिफरेंट, आपने डिजिटल लैब के अंदर ट्रेनर्स यूज किए, तो जब आप पावर सप्लाई ज्यादा अगर देते हैं तो क्या होता है कि ट्रेनर को सेफ रखने के लिए जो फ्यूज होता है वो ब्लो हो जाता है। फ्यूज को आपने देखा है ग्लास की रॉड की तरह से होता है, और उसको आप करीब से अगर देखें तो उसके अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ होता है, बारीक सा बिल्कुल तार होता है। तो अगर आप उसको वोल्टेज जो है वो ज्यादा देंगे तो वो क्या होता है, वो वायर ब्रेक हो जाता है, वो ब्लो हो जाता है, जल जाता है। तो उसको फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसको फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता है, आप उसको दोबारा से जोड़ के जो है वो ठीक नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली प्रॉम के अंदर जो है वो क्या होता है कि हर बिट के लिए एक फ्यूज होता है जिसको कि ब्लो किया जा सकता है। तो आपने एक दफा उसको अगर ब्लो कर दिया कि 1 के पैटर्न के ऊपर उसने ब्लो होना है, तो आप उसको दोबारा कुछ नहीं कर सकते, वो फिक्स हो गया कि वहां पर उसको 1 ही पढ़ा जाएगा। अगर गलती हो गई कि आपने 1 नहीं लिखना था, वहां पर 0 लिखना था, तो अब क्या करें? तो अगर कोई चीज गलत हो गई है तो आपको पूरी की जो पूरी प्रॉम है उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, यानी उसको आपने उसको फेंकना ही पड़ेगा, उसको आप रीयूज नहीं कर सकते, यानी वो डैमेज हो गई या जो है वो रीयूजेबल नहीं रही। अब इस तरह का काम करने के लिए जो है वो हमें प्रोग्रामिंग हम इसकी कैसे करें? प्रोग्रामिंग का मतलब, क्योंकि हमें लिखना है ना उसके ऊपर, उस रोम की आईसी के ऊपर, उसकी चिप के ऊपर हमें लिखना है, तो अब उसको लिखा कैसे जाए? लिखने के लिए हमारे पास सेपरेट इक्विपमेंट होता है, उसको हम कहते हैं रोम बर्नर। या तो हम उसको बर्नर कहते हैं या हम उसको प्रोग्रामर कहते हैं, एक ही बात है। क्योंकि जब चिप के ऊपर, रोम की आईसी के ऊपर आप कुछ लिखेंगे तो उसके लिए आपको प्रोग्रामर की जरूरत होती है। और प्रोग्रामर का क्या मतलब है? कल हमने ये बात की थी ना कि हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं, सी लैंग्वेज हो गई या हमारे पास जो है वो असेंबली लैंग्वेज हो गई। तो जो भी लैंग्वेज है फाइनली उसको कन्वर्ट किस में होना होता है, जिसके लिए हमने ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिस्कशन किया था। फाइनली उसको कन्वर्ट किस में होना होता है? लो लेवल में। और लो लेवल का मतलब कि आपके पास रिप्रेजेंटेशन किस में होती है? जीरोस एंड वन। जीरोस एंड वन, यानी आपको वंस और जीरोस की फॉर्म में बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डेटा चाहिए, क्योंकि मशीन को सिर्फ वही समझ में आता है। माइक्रो प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, कंप्यूटर के अंदर ये सब चीजें मौजूद हैं, तो इसको वंस और जीरोस की फॉर्म में डेटा चाहिए होता है। तो अब अगर वंस और जीरोस की फॉर्म में चाहिए तो आपने यानी जो भी इंस्ट्रक्शन बनाई थी वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गई। और इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या चीज होती है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आपने जब लिखी हैं तो वो क्या बना रहे होते हैं? आप बेसिकली प्रोग्राम बना रहे होते हैं। तो तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपने उसके ऊपर प्रोग्राम बनाया वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा वंस और जीरोस की सीक्वेंस में। तो रोम के अगर ऊपर आपने कुछ लिखना है तो उसके लिए आपको प्रोग्रामर चाहिए। और क्योंकि हम प्रॉम की बात कर रहे हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम की बात कर रहे हैं, ओटीपी की बात कर रहे हैं, तो हम उसको कह रहे हैं कि ये रोम का बर्नर है। प्रोग्राम करना, फ्यूजेस को ब्लो करना, बर्न करना, इसीलिए हम इंटरचेंजेबली कह रहे हैं कि हमें बर्नर चाहिए या उसके लिए कोई प्रोग्रामर चाहिए। अच्छा, अब ये एक हमने वेरिएशन पढ़ी रोम की कि वो पूछे मैम, अगर फ्यूज में अभी एक बिट भी हम रॉन्ग लिखेंगे तो वो हमारा फ्यूज ब्लो हो जाएगा? हाँ, मतलब आपका पैटर्न है, लेट्स से आप लिखना चाहते हैं 05। मैम, अगर एक बिट भी सिंगल बिट के तौर पर हम नहीं लिख रहे होते, क्योंकि हमारी जो इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होके आती है वो बाइट्स के चंक में आती है। तो अगर आपका लेट्स से जो डेटा पैटर्न बन रहा है वो है 05,
0.5 का मतलब जैसे हमने कहा, अभी हमने यहाँ पे देखा कि 5 का इक्विवेलेंट जो है वो ये है, तो इसमें कितने 1 आ रहे हैं? 2 1 आ रहे हैं ना। इस प्लेस के ऊपर यानी ये 8 आपके पास फ्यूजेस लगे हुए होंगे उस रजिस्टर के अंदर, क्योंकि रोम आपके पास मेमोरी लोकेशंस का कॉम्बिनेशन है। हर मेमोरी लोकेशन जो है वो कोई रजिस्टर है। उस रजिस्टर के अंदर जो हर आपका जो फ्लिप फ्लॉप होगा या जो आपके पास वहां पर लगे हुए फ्यूज, ठीक, यानी वहां पर तार लगे हुए, तो वो जो तार लगे हुए हैं वो जहां जहां पे आपको 1 चाहिए, जैसे इस पोजीशन पर चाहिए, इस पोजीशन के ऊपर चाहिए, वहां का जो फ्यूज है वो ब्लो हो जाएगा, और बाकी जो फ्यूजेस हैं वो ब्लो नहीं होंगे, यानी कि वो पैटर्न होल्ड करेंगे 0। नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट? यस मैम। ओके, अच्छा, एक वेरिएशन हमने इसकी देख ली कि ये वेरिएशन हमारे पास प्रॉम की हो गई। दूसरी जो वेरिएशन है हमारे पास वो होती है ई प्रॉम। ई प्रॉम का मतलब है दिस ई स्टैंड्स फॉर इरेजेबल एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल। ये कैसी वेरिएशन है रोम की जिसके अंदर हम ना सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हैं बल्कि इसके अंदर हम इरेज भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। तो अगर हम मिटा भी सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम मिटा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ और लिखना है। और मिटाना और लिखना बार बार इसका मतलब है कि इसको जो है वो हम बहुत दफा इरेज कर सकते हैं और इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है कि यू कैन इरेज 1000 नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप जो है वो इरेजेबल यूज कर रहे हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल यूज कर रहे हैं। अब ई प्रॉम की भी 2 वेरिएशंस होती हैं। ई प्रॉम की 2 वेरिएशंस कौन सी हैं कि उसका मैकेनिज्म कैसा है, मिटाने का मैकेनिज्म कौन सा है, इरेज करने का मैकेनिज्म कौन सा है। एक इरेज करने का मैकेनिज्म होता है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द यूवी लाइट। यूवी लाइट, यूवी कौन सी लाइट होती है? यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है। और जो दूसरा मिटाने का मैकेनिज्म होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल नेचर का, इसलिए यहाँ पर डबल ई आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम होती है। प्रॉम का तो मतलब ये हो गया कि प्रोग्रामेबल है, लेकिन मिटाने में या तो अल्ट्रावायलेट आप मैकेनिज्म यूज करेंगे या इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म यूज करेंगे। इसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। इसकी मैं सारी आपको दिखाऊंगी कि बर्नर्स कैसे होते हैं, प्रोग्रामर कैसा होता है और इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं। इसको फिर कल की क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, अगर इसको इरेज कर सकते हैं तो फिर इसको रोम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो तो एक मर्तबा ही रीड होगी जो हम डेटा नहीं ना, लिखेंगे। इसमें यही तो है कि इसमें आप एक दफा नहीं करेंगे। इसके अंदर ये ऑप्शन है कि आप इसको बार बार इरेज कर सकते हैं और इसमें आप बार बार प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको प्रॉम कह रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये प्रोग्रामेबल है। वो जो 1 टाइम वाली थी ना, रोम के अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें से पहली जो ऑप्शन थी वो हमने पढ़ी ओटीपी, ठीक है। दूसरी जो रोम की वेरिएशन है उसको हमने कहा कि उसके अंदर इरेज करने की भी ऑप्शन मौजूद है, और वो इरेज करने के 2 मैकेनिज्म है, इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं, इसलिए हम उसको कह रहे हैं ई प्रॉम। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ओटीपी। these are not the same things, ठीक है। Okay, let me stop the recording. I hope you have punched in your attendance. बाकी वो जिसको मैंने कहा है वो मुझसे चैट में किसी वक्त वो स्क्रीनशॉट आप लेके भेजिएगा, प्राइवेसी वाला मैं फिर बताऊंगी।